हेलो फ्रेंड्स। तो बात चल रही थी असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाले चैप्टर की, कैसे किया जाता है। तो उसमें एक टॉपिक ये है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किसको कहा जाएगा। ठीक है, समझते हैं। चलो, फर्म के संगठन में परिवर्तन से निम्न आशय है: एक या एक से अधिक साझेदार का फर्म का सदस्य ना रहना, अथवा एक या एक से अधिक नए साझेदारों का प्रवेश करना फर्म के संगठन में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बशर्ते कि पुराने साझेदार में से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी साझेदार रहे। तो पढ़ने से लगभग आपको समझ आ गया होगा कि जब एक या एक से ज़्यादा साझेदार फर्म की जो पार्टनरशिप फर्म थी ना, उसको छोड़कर चले जाए, ठीक है, और या फिर एक या एक से ज़्यादा नए साझेदार आ जाएं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहा जाएगा कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कहा जाएगा। बशर्ते कि जितने भी पार्टनर थे, मान लीजिए 3 पार्टनर थे, तो 3 में से एक छोड़ कर चला गया, तो 2 रह गए। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज माना जाएगा। बशर्ते कि पुराने साझेदारों में से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी साझेदार रहे। ठीक है, यानी कि या तो कुछ छोड़ के चले गए, या फिर कुछ दो छोड़ कर चले गए और 2 ही आ गए, उसमें से एक तो पुराना रहा ना, तो ये क्या माना जाएगा, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज माना जाएगा। मान लीजिए जो 3 थे वो तीनों ही चले गए, और उन तीनों के बाद नए पार्टनर आ गए, नए 3 बंदे आ गए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं होगा, वो तो पूरा ही अलग माना जाएगा। ठीक है, व्यापार बंद माना जाएगा, वो अलग चीज़ आ जाती है। पर यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर यहाँ तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार फर्म के सदस्य ना रहें, छोड़ के चले जाएं, या एक से ज़्यादा साझेदार फर्म में नए आ जाए, तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज माना जाता है। बशर्ते कि क्या होती है कि शर्त ये है कि कम से कम एक पुराना साझेदार उसमें होना चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक साझेदार की मृत्यु पर फर्म का विघटन कर दिया जाता है, यदि मान लीजिए एक पार्टनर की डेथ हो गई और फिर हम फर्म जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, और एक या एक से 2 पुराने साझेदार के साथ फर्म का पुनर्गठन कर दिया जाता है, तो यह फर्म के संगठन में परिवर्तन नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यदि एक साझेदार की मृत्यु हो गई और हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, एक या 2 पुराने जो साझेदार थे वो फर्म को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, तो ये परिवर्तन नहीं कहलाया जाएगा, तो दोबारा पुनर्निर्माण हो जाएगा उसका, है ना। समझ आई आपको बात। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट है, जब सब साझेदार पुराने रहें लेकिन उनके अथवा उनमें से कुछ के लाभ हानि में के भागों में परिवर्तन हो जाए, तो भी ये फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज माना जाएगा। यानी कि सारे साझेदार हैं और उनमें से कुछ के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गए, तो वो क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज माना जाएगा। फर्म के संगठन में परिवर्तन के बाद कर निर्धारण यानी कि टैक्स असेसमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। जब किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाए, तो कर निर्धारण के समय जो फर्म का संगठन है उसी के आधार पर कर निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो तो जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया है उसी तरह से वो कैलकुलेट होगा। यदि किसी फर्म में 2 साझेदार हैं, उनमें से एक साझेदार की मृत्यु होगी, तो फर्म समाप्त हो जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक फर्म के लिए कम से कम 2 बंदे तो चाहिए ही होते हैं, तो एक मर गया तो फर्म तो डिसॉल्व मानी जाती है। और फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फर्म के संगठन में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के बाद भी पृथक कारण निर्धारण होगा। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट होगा। एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चला जाना, यानी कि सक्सेशन हो जाए। एक फर्म ने मान लीजिए दूसरी फर्म को खरीद लिया, सक्सेशन हो गया। सक्सेशन होता है कि आगे आने वाला, ठीक है, जिसने फर्म को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, निम्न दशाओं में ये कहा जाता है कि एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चला गया है। किसी फर्म के सब साझेदार की जगह दूसरे साझेदार आ जाए। ठीक है, यानी कि ABC एक फर्म थी, उसके ABC पार्टनर थे, ABC पार्टनर चले गए और उसके जो पार्टनर बन गए, नए पार्टनर आ गए उसमें XYZ। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, सक्सेशन माना जाएगा कि एक फर्म ने दूसरी फर्म को खरीद लिया। फर्म का विघटन होकर पुनर्गठन होना, यानी कि डिसॉल्व होकर उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है। पुनर्गठित फर्म में सब साझेदार नए हो जाते हैं, अतः कुछ साझेदार पुराने भी हो सकते हैं। अतः उपयुक्त के आवश्यक लक्षण है स्वामित्व का बदलना, मतलब ये जो सक्सेशन किया जा रहा है इसके क्या क्या लक्षण है कि यानी कि ओनरशिप का चेंज होना, संपूर्ण व्यापार का यानी कि हमने पूरा जो बिजनेस था वो ट्रांसफ़र कर दिया, मुख्यतः उस व्यापार की पहचान बनी रहे तथा व्यापार की श्रृंखलाएँ बनी रहे। ये जो व्यापार की जो पहचान है वो बनी रहे और उसकी जो ब्रांचेज है वो बनी रहे, बाकी वो चेंज हो जाए। ठीक है, बिजनेस चेंज हो जाए, श्रृंखलाएँ बनी रहे।
उसके बाद है एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चले जाने पर कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ जहाँ व्यापार और अथवा पेशा करने वाली एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाता है। ठीक है, सक्सेशन हो गया। तो पहली फर्म का स्वामित्व का हस्तांतरण होने से पहले की आय पर दूसरे फर्म पर ऐसा हस्तांतरण होने के बाद की आय पृथक मतलब कि जब सक्सेशन हुआ उस तब तक का तो वैसे किया जाएगा जैसे वो कर रहे थे। ठीक है, और फिर जब वो सक्सेशन हुआ उसके बाद जो नई फर्म ने एक्वायर किया है उसके तरीके से कैलकुलेट होगा। मतलब अलग अलग, मान लीजिए 1 जनवरी तक पुरानी फर्म थी, 2 जनवरी को नई फर्म आ गई, तो 1 जनवरी तक जितने भी पहले का टाइम है तब तो पुरानी फर्म के तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर 2 जनवरी से जो नई फर्म बन गई, नई फर्म ने एक्वायर किया, उसके तरीके से होगा। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट होगा। फर्म का स्वामित्व बदलने से पूर्व के स्वामी का पता न लगने पर, अगर पूर्व का स्वामी जो था उसका पता नहीं लग रहा, तो जब फर्म के पहले स्वामी का पता ना चले तो उस गत वर्ष की आय का कर निर्धारण जिस गत वर्ष में स्वामित्व बदल जाता है, यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में उसकी ओनरशिप चेंज हुई, तो अगर उसकी स्वामित्व का ओनरशिप का बदला जा रहा है और स्वामित्व बदलने की तिथि तक तथा उसके गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में कर निर्धारण स्वामित्व पाने वाले सक्सेसर पर उसी प्रकार उसी सीमा तक रहेगा जैसे कि पहले स्वामी पर होता था। इस दशा में सक्सेसर पर आय कर निर्धारण समस्त प्रावधान लागू होते हैं। तो इस पॉइंट में क्या बात हो रही है कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में जब तक ओनरशिप चेंज हुई उसके बाद क्या हो रहा है उस ओनर का पता नहीं लग रहा, तो जो पहले का पीरियड होगा ना उस सक्सेसर उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा, जैसे पहले वो प्रीडेसेसर मतलब कि जो पहले वाला ओनर था वो करता था उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो भी करेगा। प्रीवियस ईयर मतलब कि जब ओनरशिप चेंज हुई तब तक का वो उसी तरह कैलकुलेट करेगा जैसे कि वो प्रीडेसेसर कर रहा था। ठीक है, फर्म के स्वामी से देय राशि वसूल न होने पर, यानी कि जो फर्म का स्वामी था प्रीडेसेसर से उसके जो ड्यू अमाउंट था वो वसूल नहीं हुआ है, तो यदि जिस गत वर्ष में स्वामित्व बदल रहा है, स्वामित्व बदलने की तिथि तक तथा उस गत वर्ष से पूर्व के वर्ष के संबंध में व्यापार और पेशे द्वारा कोई राशि देय है तो प्रीडेसेसर पर कर निर्धारण होकर देय हुई है, उसको वसूल ना हो सके तो कर निर्धारण अधिकारी उसे अपनी तफ्सीस फाइंडिंग रिकॉर्ड करके सक्सेसर से ये राशि वसूल करेगा। सक्सेसर को अधिकार होगा कि वो प्रीडेसेसर से वसूल करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जो प्रीडेसेसर है वो उस पर कुछ अमाउंट ड्यू है, ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर उसे अमाउंट नहीं रिसीव हो पा रहा तो वो जो सक्सेसर है ना उससे लेगा वो अमाउंट, और सक्सेसर क्या करेगा, वो सक्सेसर को ये अधिकार है कि वो प्रीडेसेसर से वो अमाउंट कलेक्ट करे। ठीक है, फर्म द्वारा देय कर के लिए साझेदारों का संयुक्त तथा पृथक दायित्व। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गत वर्ष में फर्म का साझेदार था, यानी जो प्रीवियस ईयर में फर्म का पार्टनर था, मृतक के कानूनी जो प्रतिनिधि जो मृतक हो जाता मतलब कि जो मर जाता उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के सहित का फर्म के साथ साथ फर्म द्वारा उस गत वर्ष के लिए कर, अर्थदंड तथा अन्य कोई कर राशि चुकाने के लिए संयुक्त तथा पृथक रूप से दायित्व होगा। मतलब कि फर्म का अगर कोई पार्टनर ऐसा है, फर्म का जो साझेदार है और उसका जो डेथ पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ अगर फर्म के साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर में उसका फर्म की कोई टैक्स रह गया या कोई उसका पेनल्टी रह गई है या कोई जो टैक्स है वो ड्यू रह गया है, देना रह गया है, तो वो उसके लिए पृथक और संयुक्त रूप से क्या होंगे, दायी होंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।